Hello friends, my name is विकास अग्रवाल और आई एम द फाउंडर ऑफ AIF एंड PMS एक्सपर्ट्स इंडिया। तो सबसे पहले मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग अपने कीमती समय निकाल के और आप हमारा ये शो वॉच करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज जैसा कि आपको पता है AIF एंड PMS एक्सपर्ट्स इंडिया हम ये नॉलेज बेस्ड सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं और हम जितने भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्हें इनवाइट करते हैं अपने ऑफिस में और उनसे चर्चा करते हैं, उनमें कोशिश करते हैं जानने की मार्केट्स में क्या चल रहा है, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सही निवेशक कैसे बनना चाहिए। और आई एम हैप्पी टू शेयर ये हमारा 100 शो कंप्लीट हो गया है और हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हमारे 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हुए हैं और ये लगातार बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको पसंद आता है हमारा शो, आपको लगता है कि वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, आवर ऑब्जेक्टिव इज़ टू हेल्प एवरी इन्वेस्टर, एजुकेट देम, एम्पावर देम, तो आपको अगर लगता है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड वेलकम टू द शो ऑफ आस्क द एक्सपर्ट। सो विल स्टार्ट द सेशन। सो विथ मी आई हैव मिस्टर मयूर शाह। मयूर जी का 17 साल का एक्सपीरियंस है इक्विटी मार्केट्स में और ये पोर्टफोलियो मैनेजर है आनंद राठी एसेट मैनेजमेंट बिजनेस में। और इनका टोटल 17 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपने करियर अपना कोटक से चालू किया, इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से आपने अपना CFP भी कंप्लीट किया, यू आर एन MBA इन फाइनेंस और 17 साल से आप इक्विटी में मार्केट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले मयूर जी मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए बॉम्बे से और पुणे में हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। यस, थैंक्स विकास जी ऑल्सो फॉर इन्वाइटिंग मी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू। सो हमारा जैसा कि ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है AIFPMS.com, इसमें कोशिश करते हैं कि आप और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं हम कोशिश करते हैं कि हम आपका माइंड रीड कर सकें, समझ सकें कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है, कैसे निवेशक इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आज आपके बारे में, थोड़ा सा पहले आपके बारे में चर्चा करते हैं कि आपका कैसा 17 साल का कैसा अनुभव रहा है और आप हमारे निवेशक को क्या मैसेज देंगे, क्योंकि 17 सालों में 17 बार मार्केट ऊपर गया और नीचे गया और एक अपने अपने डिफ़िकल्ट समय से गया। तो आप बताएं ज़रा। राइट, लास्ट 17 साल में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि वी हैव टू बी ऑलवेज अ गुड लर्नर। हमें एक अच्छा सा एक स्टूडेंट बन के, एक विद्यार्थी बन के रहना है मार्केट के साथ, कभी भी मार्केट के साथ लड़ना नहीं है। दैट इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको ध्यान में रखना है। मार्केट ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। कम से कम अगर आपने 10 साल मार्केट में एक स्पेंड किया है तो डेफिनेटली आपने एक साइकिल देख लिया है जहाँ पे उतार चढ़ाव, कंसोलिडेशन, बुल मार्केट, बेयर मार्केट सब आ जाता है। तब आप जाके कह सकते हो कि यस, आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है, यू हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द मार्केट। एंड उसके बाद ये होता है कि आपने कितना समय स्पेंड किया इस मार्केट के अंदर। बिकॉज एक होता है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट भी खुद कर रहे हो, बट साइड बाय साइड जब आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि भाई आप दूसरों का भी पैसा मैनेज कर रहे हो, इट इज़ अ मच बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो यहाँ पे कहीं पे भी कोई नेग्लिजेंस का स्कोप नहीं है। यू लर्न विद द मार्केट, लर्न एंड ग्रो अलॉन्ग विद द मार्केट। एंड जहाँ पे भी आपको लगता है कि आपने डिसीजन गलत लिए हैं, उसको एक्सेप्ट करना वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड देन यू कैन वेरी वेल मूव अहेड और आप एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो खुद के लिए भी और आपके इन्वेस्टरों के लिए भी आप ग्रो करा के लेके जा सकते हो। जी, बहुत अच्छी बात बोली कि आपने कि इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि और अपनी गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। कई बार एंकर बायसनेस ऐसा आ जाता है कि मैंने वो शेयर लिया और अब नीचे हो गया है तो मैं उसे नहीं बेचूंगा। कुछ इन्वेस्टर उसे टॉप अप करने की कोशिश करते हैं, एवरेज आउट करने की कोशिश करते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि अगर अच्छे शेयर होंगे तो वो ऊपर में ही एवरेज कराएंगे और जो ख़राब शेयर होगा वो नीचे एवरेज कराएगा, अदरवाइज़ एवरेज करने की ज़रूरत नहीं है। सो बहुत अच्छी आपने बात बोली। सो थोड़ा सा भी आप बताइए, आप आनंद राठी में एसेट मैनेजमेंट, सो आपका कैसे आपका दिन होता है, आप एज ए फंड मैनेजर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट देखते हैं, आप अपने क्लाइंट्स का पैसा कैसे मैनेज करते हैं और इसके बारे में आप थोड़ा बताइए, फिर मैं आपके नेक्स्ट राइट। सो जो मेरा पूरा जो दिन का शेड्यूल, अगर मैं टाइम के हिसाब से अगर उसको मैं अगर एक परसेंटेज के हिसाब से अगर डिवाइड कर लूँ राइट नाउ, तो पूरा जो वर्किंग आवर्स है उसके अंदर ऑलमोस्ट आई कैन से 50 to 60% ऑफ द टाइम जो है वो मेरा पूरा मार्केट के रीडिंग के ऊपर चला जाता है, कंपनी के स्टडी के ऊपर चला जाता है, कंपनी के एनालिसिस। अभी जैसे क्वार्टरली सीजन्स आएंगे तो डेफिनेटली द वर्क विल इंक्रीज मोर टूवर्ड्स ट्राइंग एंड अंडरस्टैंडिंग विद द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट का क्या पर्सपेक्टिव बन रहा है।
अराउंड 20-30% दूसरा जो एक पार्ट पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं हमारा ऑपरेशनल एस्पेक्ट में चला जाता है, कंप्लायंस रिलेटेड एस्पेक्ट में चला जाता है। रेगुलेटर्स ने भी काफ़ी सारे गाइडलाइंस चेंजेस कॉन्स्टेंटली करते जा रहे हैं, एंड दैट इज ऑल्सो गुड फॉर द इन्वेस्टर के इन्वेस्टर फ्रेंडली मोर एंड मोर रेगुलेशंस होते जा रहे हैं, सो दैट क्लाइंट इज ऑल्सो वेरी वेल अवेयर एंड कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आ गई है आज सिस्टम के अंदर। एंड अराउंड 20-25% और आई कैन से डेफिनेटली क्लाइंट कनेक्ट, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन करना, मार्केटिंग को थोड़ा जोर देना, बिकॉज अल्टीमेटली मोर एंड मोर करना पड़ेगा आपके इन्वेस्टर्स को कि मोर एंड मोर हम क्लाइंट के साथ अगर कनेक्ट कर पाएंगे, क्लाइंट ऑल्सो अंडरस्टैंड व्हाट इज आवर थॉट प्रोसेस एंड अकॉर्डिंगली एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है उसके अंदर। नहीं, जरूरी है क्लाइंट को, बिकॉज जैसे अभी यूक्रेन का वॉर आया जिसमें मार्केट 25-30% गिर गया, बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैनिक हो गए। तो एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर अगर आप उनसे बात करेंगे, आप उन्हें कन्विक्शन देंगे, तो ऑब्वियसली फिर उनका थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज होगा, बिकॉज इन्वेस्टर्स जो हमारे निवेशक इंडिया में, उन्हें हमेशा मेरा ये मानना है कि हैंड होल्डिंग चाहिए होती है, और हम भी यही कोशिश करते हैं कि मेरा 70% टाइम आज हम निवेशकों से बात करने में जाता है। मेरा भी यही क्राइटेरिया होता है कि जितना ज़्यादा हो सके सीख सकूं और उतना ज़्यादा हम इन्वेस्टर को सिखा सकें। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे बहुत सारे निवेशक हैं, बहुत उनके क्वेश्चंस आते हैं कि हम तो म्यूचुअल फंड में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और पीएमएस में अभी मिनिमम थ्रेशोल्ड 25 लाख से 50 लाख रुपए हो गया है पिछले 2.5-3 सालों से सेबी ने कर रखा है। तो उनका एक क्वेश्चन आता है कि भाई म्यूचुअल फंड में हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं और मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर पीएमएस क्यों करना चाहिए? और पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर करना है तो फिर आनंद राठी का पीएमएस क्यों करना है? करेक्ट जी, करेक्ट। डेफिनेटली जितने भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट एसेट क्लास है, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, चाहे आप डायरेक्ट इक्विटी करो, चाहे पीएमएस करो, और मार्केट में और भी नए नए डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट आते जा रहे हैं। मैं एक डायरेक्टली कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगा कि वाई पीएमएस, वाई म्यूचुअल फंड, वाई डायरेक्ट इक्विटी, हर एक का अपना अपना एक थॉट प्रोसेस रहता है, बट डेफिनेटली पीएमएस एज एन इन्वेस्टमेंट जहाँ जहाँ पे उसके सर्टेन एडवांटेजेस क्लाइंट ले सकता है, उसके बारे में मैं बात करूंगा राइट नाउ कि विज़ा विज़ म्यूचुअल फंड कहाँ पे थोड़े बहुत प्लस पॉइंट्स पीएमएस को यहाँ पे हमें मिल सकते हैं। जी। पहली बात तो अगर आपका इन्वेस्टेबल कॉर्पस विद इन इक्विटी या डेट या जो भी कह लो, आपके मल्टीपल, आपका जितना भी फाइनेंशियल एसेट्स है, अगर वो 2-2.5 करोड़ के अगर ऊपर जा रहा है, डेफिनेटली वो 2-2.5 करोड़ आप मल्टीपल फाइनेंशियल एसेट्स में आप पैसे लगाओगे। टू स्टार्ट बिगिन विद इन एन अर्ली कैरियर, नॉर्मली कोई भी इन्वेस्टर रहेगा वो म्यूचुअल फंड या तो खुद थोड़ा बहुत डायरेक्ट इक्विटी के तरफ स्टार्ट करता है, बट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट इक्विटी कहीं ना कहीं या तो उसके पास टाइम भी अगर नहीं मिल रहा है तो वो म्यूचुअल फंड की तरफ चला जाता है। बट एज एंड व्हेन योर इनकम स्टार्ट्स ग्रोइंग अप, जैसे जैसे इनकम ग्रो होते जा रहा है, सो डेफिनेटली जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करते हो, स्पेसिफिकली इक्विटी मार्केट की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एक नीड आ जाती है कि भाई थोड़ा बहुत मुझे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए मार्केट के ऊपर। म्यूचुअल फंड में क्या हो जाता है, आपका सारा जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा पैसिव इन्वेस्टमेंट होता है, बिकॉज वेरी रेयरली हमने देखा है कि भाई कोई इन्वेस्टर ने जाके फैक्ट शीट खोली हो म्यूचुअल फंड की और फंड मैनेजर का अप्रोच देखा हो कि कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्ट कर रहा है। सो यू आर अ पैसिव इन्वेस्टर इन अ म्यूचुअल फंड। व्हेन इट कम्स टू पीएमएस, ऑल्दो आपने पीएमएस में अगर डिस्क्रिशनरी पीएमएस लिया है तो डेफिनेटली फंड मैनेजर ही पूरा डिसीजन ले रहा है, बट जब स्टॉक्स आपके डीमैट में जाके हिट होता है, you start getting connected to the market. So that is the very first step कि from a passive investment से आप धीरे धीरे थोड़ा एक्टिव होते जा रहे हो, although you are not a decision maker, but you side by start learning from the equity market कि भाई फंड मैनेजर ने कैसे किस टाइप के स्टॉक्स लेना स्टार्ट किए। सेकेंड थिंग, एन इंटरेक्शन विद द फंड मैनेजर कि भाई आज म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास लैक्स एंड लैक्स ऑफ इन्वेस्टर है, वो सभी इन्वेस्टरों से मिल नहीं सकता इजीली। जहाँ पे पीएमएस में नंबर ऑफ क्लाइंट्स आर रिलेटिवली लेसर बिकॉज ऑफ द टिकट साइज, तो एक फंड मैनेजर के पास अपॉर्चुनिटी भी रहती है एंड क्लाइंट के पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि भाई वो डायरेक्टली फंड मैनेजर के साथ इंटरेक्शन करे और जो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स है, फर्दर एडिशन करना है, रिड्यूस करना है, जो भी डिसीजन लेना है, एक जॉइंट डिसीजन ले सके विद अ वेरी क्लियर थॉट प्रोसेस इन माइंड। बिकॉज आपने क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स तो देखा है,
आपने फिलोसॉफी को समझा है एंड नॉट ओनली द परफॉर्मेंस। म्यूचुअल फंड में काफी टाइम आप खाली परफॉर्मेंस देख के एक एब्रप्ट डिसीजन ले लेते हो कि भाई कौन सा फंड अच्छा है, कौन सा फंड अच्छा नहीं है, विदाउट एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द फिलोसॉफी एंड द स्ट्रेटेजी हाउ व्हाट द फंड मैनेजर इज हैविंग। तो ये बहुत क्रिटिकल एलिमेंट हो जाता है कि आप स्ट्रेटेजी को भी इंपॉर्टेंस दो, रिस्क रिवॉर्ड कैसे चल रहा है उस स्ट्रेटेजी का, बिकॉज डिफरेंट स्ट्रेटेजी मार्केट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस डिलीवर करेंगी इन डिफरेंट टाइम फ्रेम। सो यू कांट एक्सपेक्ट I can say a linear kind of a return in any kind of a market. Equity markets में volatility आती है, different strategy के हिसाब से आपको काम करना पड़ता है, तो performance is not only parameter। तो ये जो decision making वाला जो part रहता है वो म्यूचुअल फंड में काफ़ी टाइम क्लाइंट गलत डिसीजन ले लेता है, काफ़ी टाइम इट गेट्स कैरीड अवे विद एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस ऑफ सम म्यूचुअल फंड कि कहीं पे बहुत अच्छा रिटर्न आ गया तो वहाँ पे पैसा ज़्यादा लगा दिया एंड सडनली मार्केट टैंक हुआ और वो फंड परफॉर्म नहीं कर पाया। तो वो डिसीजन मेकिंग एब्रप्ट नहीं रहेगा, इट वुड बी अ मोर थॉटफुल डिसीजन व्हेन यू आर गोइंग। तो एक फंड मैनेजर का कनेक्ट आ गया, पैसिव से आप एक्टिव हो जाओगे, जो भी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन रहेगा एक केयरफुल डिसीजन लोगे। एंड एक लास्ट थिंग मैं जो कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो कंसिस्टेंसी एंड अल्फा क्रिएशन, जब तक फंड की साइज छोटी है तब तक आपको एक अच्छी खासी कंसिस्टेंसी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस जो फंड मैनेजर ने डिलीवर किया है। म्यूचुअल फंड में भी फंड मैनेजर्स अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन आज लोगों ने उसको इतना पैसा दे दिया एक फंड मैनेजर को जो लोअर AUM पे एक समझो 3,000 5,000 करोड़ पे एक अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा था, सडनली आज उसके पास 10,000 15,000 20,000 करोड़ हो गए एंड अब आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सेम परफॉर्मेंस जो पहले लेके आ रहा था सेम परफॉर्मेंस डिलीवर कर रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ हायर AUM एंड बिकॉज ऑफ रिस्क ऑफ ओवर डाइवर्सिफिकेशन म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर को ये चैलेंज आ जाता है। सो ये इन्वेस्टर को समझने की बहुत जरूरत है कि भाई कौन सा टाइम पे कितने AUM पे किस फिलोसॉफी किस स्ट्रेटेजी पे आप कैसे पैसा लगाओगे। तो वो म्यूचुअल फंड में कोई इतना एफर्ट नहीं करता है, बट PMS में आप एक्टिव हो जाओ तो डेफिनेटली यू टेक सम वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो बहुत अच्छी बात आपने बोली, दो बात की, आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में पोर्टफोलियो मैनेजर का एक्सेस मिलता है। यस तो अगर आपका इन्वेस्टर, सपोज मैं आपका इन्वेस्टर हूँ, क्या मैं अब जब आपसे बात करना चाहूँ तो आप अवेलेबल होंगे? यस बिल्कुल होंगे, डेफिनेटली। तो कहने का मतलब है कि अगर मुझे कुछ चीज़ों पे क्लैरिटी चाहिए तो मेरे को एक पोर्टफोलियो मैनेजर का एक्सेस होता है और पोर्टफोलियो मैनेजर की कंप्लीट स्टडी होती है मार्केट पे। yes. तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है मुझे लगता है। और दूसरा आपने बोला कि आपकी लर्निंग बढ़ती है, जैसे जैसे फंड मैनेजर स्टॉक चेंज करता है, सेक्टर रोटेट करता है, तो आपका भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ता है, आपको भी पता चलता है क्या हो रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी ये बात आपने बोली कि डिवर्सिफाइड, कि अलग अलग व्हीकल में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। म्यूचुअल फंड तो सही है, 20 साल से लोगों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, पैसा भी बनाया है, कंसिस्टेंटली काम भी कर रहा है, मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया है म्यूचुअल फंड में। बट एक बार आपका साइज़ पोर्टफोलियो का बढ़ जाता है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो होता है, तो आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड में कुछ SIPs भी होनी चाहिए, कुछ आपका म्यूचुअल PMS भी होना चाहिए, और अगर आपका लिक्विडिटी अलाउ करता है तो हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में AIF भी होना चाहिए, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। यस, सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में मिनिमम थ्रेशोल्ड 1 करोड़ का होता है। सो अभी चर्चा करते हैं। सो आप मुझे थोड़ा सा मयूर जी बताइए कि आप कैसे पैसा मैनेज करते हैं अपने इन्वेस्टर्स का, नंबर 1, और कितने समय से कर रहे हैं और कैसा आपका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और दूसरी चीज़, आपने भी रिसेंटली एक डिसेनियम अपॉर्चुनिटी करके एक फ़ंड भी निकाला है, तो उसमें आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप क्या सोच के आपने वो फंड को लॉन्च किया? नहीं, पहली बात तो मैं बता देता हूँ, मुझे जैसे इंडस्ट्री में आज 17 साल हो चुके हैं काम करते हुए, बट मेरा जो रोल एज अ फंड मैनेजर और एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर इन द PMS इज ऑफ 5.5 years राइट नाउ। सो लास्ट 5.5 साल में ऑलमोस्ट 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को मैंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया है, उसको डिज़ाइनिंग की है और उसको मैं रन भी कर रहा हूँ राइट नाउ। आई एम मैनेजिंग द 3 डिफरेंट स्ट्रेटजीज ओवर हियर। जी, एक चीज़ हमारा जो कॉमन है इन ऑल द 3 पोर्टफोलियोज, यहाँ पे जो हम लोग जो बोलते हैं, क्या कोई भी फंड मैनेजर जाओगे उसकी अपनी एक स्टाइल होती है हाउ टू मैनेज द पोर्टफोलियो। कोई फंड मैनेजर काफ़ी पैसिव रहता है, ही बिलीव्स इन वेरी लॉन्ग टर्म स्टोरी कि भाई हमें तो स्टॉक 3 साल 5 साल 10 साल तक रखना होल्ड करना है, ठीक है। एंड देयर आर सम अदर फंड मैनेजर्स हु आर ऑन द एक्टिव साइड कि वो
लॉन्ग टर्म तो रहते हैं, लेकिन दे ऑल्सो बीइंग लिटिल एक्टिव डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इवेंट, वो स्टॉक्स में चेंजेस भी करते हैं। तो वी आर ऑन द अदर साइड कि हम लोग जो है वो हम लोग एक्टिव मैनेजमेंट पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं। उसके रीजंस है राइट नाउ व्हाट वी बिलीव, मार्केट काफ़ी मैच्योर हो चुका है राइट नाउ। इफ़ यू लुक एट इतना एफआई का सेलिंग के बाद भी मार्केट गिर नहीं रहा है, मोर एंड मोर इन्वेस्टर्स हैव केम इन, बट ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर आए हैं राइट नाउ मार्केट के अंदर। ठीक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आज कोई भी स्टॉक आपको सस्ते प्राइस पे नहीं मिल रहा है। वी आर नॉट चीप, मार्केट चीपर प्राइस पे अभी कोई भी मिल नहीं रहा है। 10-15 साल पहले होता था कि स्टॉक डिस्कवरी होती थी, आप स्टॉक्स को लेके रखो, आपने 10 टाइम्स 15 गुना 20 गुना पैसा बना लिया। आज आप देखो जितने भी आईपीओज आ रहे हैं सब प्रीमियम पे लिस्ट हो रहे हैं। देयर इज वेरी लेस स्कोप आज की तारीख में, मतलब रिस्क तो लेना पड़ेगा, थोड़ा प्रीमियम पे चल रहा है मार्केट, या तो हम कह सकते हैं फेयर वैल्यूएशन, इवन आफ्टर दिस करेक्शन फेयर वैल्यूएशन पे चल रहा है। बट अगर ये लेवल से भी अगर आपको एक्स्ट्रा पैसा बनाना है टू मेक सर्टन अल्फा क्रिएशन ओवर एंड अबव द नॉर्मल मार्केट रिटर्न, थोड़ा अच्छा रिटर्न लेके आना है, आपको एक्टिव मैनेजमेंट रखना पड़ेगा। सो हम लोग ने हमारी एक जो स्ट्रेटेजी डिफाइन की है जिसको हम लोग कहते हैं रिव्यू स्ट्रेटेजी, जिसको हम लोग बोलते हैं रेगुलर व्यू। तो ये जो VI, E और W जो है इसका हर एक का एक इंपॉर्टेंस है। V स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन, हम लोग कॉन्स्टेंटली वैल्यूएशन पे ट्रैक रखते हैं। जहाँ पे भी हमें लगा वैल्यूएशन हैज रन अहेड ऑफ अर्निंग, मतलब अर्निंग्स के आने से पहले से ही भाग गया है, होता है कभी एक क्वार्टर 2 क्वार्टर बहुत अच्छा नंबर आ गया, लोग एक्स्ट्रापोलेट करना चालू कर देते हैं। सो देयर इज वेरी हाई चांस या तो टाइम वाइज करेक्शन या तो प्राइस वाइज करेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज़ होनी है। तो बेटर है अगर वैल्यूएशन जरूरत से ज़्यादा बढ़ गया है एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी कि आप ये दूसरे में शिफ्ट करके एक थोड़ा बेटर कर सकते हो परफॉर्मेंस को, तो वो हम करते हैं। फिर हो जाता है I स्टैंड्स फॉर इम्पैक्ट ऑफ एनी इवेंट। अगर कोई ऐसा इवेंट होता है, अभी लास्ट 4.5 साल में तो हमने बहुत सारे इवेंट देखे हैं, तो ये जितने भी इवेंट्स आते हैं तो उसको हम लोग एनालाइज करते हैं कि भाई मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अगर कहीं पे भी प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आने वाला है, जैसे इन्फ्लेशन चैलेंज आ गया तो भाई कौन सी कंपनी के पास बार्गेनिंग पावर अच्छा है कि वो एब्जॉर्ब कर लेगा, पास ऑन कर देगा टू द एंड कंज्यूमर। या तो फिर ये जैसा अपना कोविड आ गया तो भाई उस टाइम पे तो कंप्लीट ब्लैकआउट जैसा हो गया था, भाई कौन सी इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है, कौन सी इंडस्ट्री में पेन ज़्यादा रहेगा और कितना टाइम लगेगा रिकवर करने के लिए। तो बेस्ड ऑन द इवेंट्स वी ट्राई एंड फिगर आउट कि भाई कौन से स्टॉक सेक्टर्स में उस टाइम के लिए सही लग रहे हैं, तो वहाँ पे वेटेज बढ़ाया जाए और कहाँ पे वेटेज हमें घटाया जाए। फिर आ जाता है E स्टैंड्स फॉर अर्निंग्स विजिबिलिटी। स्टॉक ले तो लिया, एक एक्सपेक्टेशन भी था कि अगले 1.5 साल 2 साल 3 साल, मैनेजमेंट का भी एक व्यू रहता है कि अगले 2 साल 3 साल तक हम कितना परफॉर्मेंस लेके आएंगे, क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहेगा उसका, कितना हम लोग ग्रोथ देख रहे हैं। बट अगर लेने के बाद भी अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस मीट नहीं हो पा रहा है, इट इज़ नॉट मैचिंग हमारा एक्सपेक्टेशन के साथ, हमने 1 क्वार्टर स्पेंड कर लिया, हमने 2 क्वार्टर स्पेंड कर लिया, बैक टू बैक 2 या 3 क्वार्टर अगर बिना हमारे एक्सपेक्टेशन के साथ अगर पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस, द स्टॉक का परफॉर्मेंस मैच नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती हुई है, हमने एस्टिमेशन लगाने में गलती हुई है, हमारी रीडिंग में गलती हुई है। बेटर वी मूव आउट फ्रॉम दैट स्टॉक एंड गेट इनटू अनदर स्टॉक। और जो लास्ट है W स्टैंड्स फॉर वेटेज। जो भी स्टॉक लेते हैं हम लोग ये इंश्योर करते हैं पोर्टफोलियो में सिंगल स्टॉक का वेटेज 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। जैसे 10% के ऊपर हिट करता है वह हम उसको वापस पार्शियल प्रॉफिट बुक करके 5, 6, 7%, 8% डिपेंडिंग अपॉन हमें कितना कन्विक्शन ऑन दैट स्टॉक विल स्टिल कंटिन्यू विद द स्टॉक, बट वेटेज को कंट्रोल रख के हम डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर करते हैं कि भाई पोर्टफोलियो में कोई भी इन्वेस्टर नया भी अगर आता है तो उसको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलना चाहिए। सो इट्स एन एक्टिव मैनेजमेंट दैट वी आर डूइंग इन आवर पोर्टफोलियो। और वेटेजेस आपका रेगुलर चेंज होता है एवरी मंथ के वैल्यूएशन पैरामीटर में आके। हाँ, वेटेज मार्केट वैल्यू मतलब स्टॉक प्राइसेस अगर ऊपर जा रहे हैं, कोई अभी समझो 18 स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, ऑन एन एवरेज वी कीप 15 to 20 स्टॉक, 20 के ऊपर कभी रखते भी नहीं है, तो 18 स्टॉक्स तीनों स्ट्रेटेजी में लगभग है आज की तारीख में। और ये स्टॉक अगर समझो मार्केट प्राइस फ्लक्चुएशन के कारण 2-4 स्टॉक ने बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भाग चुके हैं, तो या तो वैल्यूएशन का कंसर्न आएगा तो हम वैल्यूएशन पे उसको हटा देंगे या घटा देंगे, या तो फिर अगर हमें कंपनी अभी भी अच्छी लग रही है, वैल्यूएशन में भी कोई चैलेंज नहीं लग रहा है, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो में आज उसका वेटेज 10 के ऊपर क्रॉस हो रहा है, तो हम उसको रिड्यूस कर देंगे, चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बिकॉज वी नेवर नो कि टाइड कब टर्न अराउंड होगा फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर और फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी, एंड हमें इंश्योर करना है रिस्क फैक्टर को कैसे मिटिगेट किया जाए। सो दिस इज व्हाट हम लोग करते हैं इसके अंदर कि भाई वेटेज पे भी कांस्टेंट चेक रखते हैं। सो आपका वेटेज, सो आप बताइए थोड़ा डिसेनियम अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो आपने ये फंड लॉन्च किया है, तो क्या थॉट प्रोसेस रहा आपका, और
उसमें कुछ न्यू एज कंपनीज भी मेरे को देखने को मिली थी, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताते। राइट। तो हमारे जो टोटल 3 स्ट्रेटजीज है, पहला तो हमारा एमएनसी पोर्टफोलियो एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट है जो अच्छा कर ही रहा है, स्लो एंड स्टडी कंसिस्टेंटली। हमारा एक मल्टी कैप स्ट्रेटजी भी है, इम्प्रेस पोर्टफोलियो, उसको भी आज 5 साल हो गए, उसका भी एक अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड हो चुका है। एंड द वेरी न्यू स्ट्रेटजी जो हमने लॉन्च किया है, जस्ट अराउंड 10 मंथ्स हो चुके हैं, वी आर अबाउट टू कंप्लीट मे बी 11 मंथ्स एंड 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा बाय दिस दिवाली, बिकॉज लास्ट दिवाली हमने उसको स्टार्ट किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर। दैट इज डेसिनियम अपॉर्चुनिटी। डेसिनियम वर्ड इटसेल्फ, उसका मीनिंग जो है ना डेकेड, अ डेकेड फुल ऑफ अपॉर्चुनिटी हम देख रहे हैं। यहाँ पे हमने ये जो इन्वेस्टमेंट अप्रोच है हमारा डेसिनियम का, इसको हमने 2 पार्ट में स्ट्रेटजी को डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर जा रहा है। वी कैन से कि आज जो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी है वहाँ पे 4th या 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, और ये 4th एंड 5th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में काफ़ी सारे ऐसे सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है, जहाँ पे ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी दिख रही है हमें। इट्स अ न्यू एज इकोनॉमी कह सकते हो, या तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल बिजनेस कह सकते हो, या तो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज टेकिंग ओवर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। तो अगर फ्यू नेम्स अगर मैं बता दूँ ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के हिसाब से, जैसे ऑटो हो गया, ऑटो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, इट्स अ बिग थिंग। ऑल्दो हम लोग काफ़ी अर्ली स्टेज पे है कि कौन लीड लेगा इसके अंदर, हु वुड बी द अल्टीमेट विनर, इसमें हमें डेफिनेटली अभी और थोड़ा समय लगेगा, बट ये सेगमेंट हमें पता है नेक्स्ट 5-10 साल के लिए बहुत बड़ा है। अगला स्ट्रक्चर चेंजेस, सेम है क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी। आज गवर्नमेंट का जो पुश आ रहा है पूरा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, जहाँ पे हम सोलर, विंड, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, इथेनॉल ब्लेंडिंग सब की बात कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का एजेंडा है कि भाई हमें जीरो कार्बन नेशन पहुंचना है 2070-2080 तक। इट्स अ लॉन्ग विजन, तो डेफिनेटली पुश भी आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो ऐसे काफ़ी सारे सेगमेंट सेक्टर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एनालिटिक्स हो गया, ई कॉमर्स प्ले हो गया, आपके डिजिटल एग्रीगेटर्स आ गए, जैसे आप PMS AF PMS एक्सपर्ट भी हो गया, इट्स लाइक काइंड ऑफ अ डिजिटल आई कैन से एग्रीगेटर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो ऐसे काफी सारे डिफरेंट सेगमेंट्स में ऐसे आपके ये डिजिटल एग्रीगेटर्स भी आ गए, दे आर चेंजिंग द ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस राइट नाउ इनटू मार्केट। फिर डिफेंस हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जहां पे भी बहुत बड़ा केपेक्स जा रहा है, जहां पे भी बहुत बड़ा पैसा जा रहा है, डेफिनेटली वहां पे उस सेगमेंट में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी बहुत लंबी मिलने वाली है अपने को। ये तो मैंने कुछ नेम्स बताए, बट ऐसे काफी सारे सेगमेंट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के ऊपर जा रहा है। जो हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी एक बिजनेस अप साइकिल है। बिजनेस अप साइकिल अगर हम बात करें तो आज किसी भी कंपनी के अंदर उसके लाइफ साइकिल के अंदर पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और पीरियड ऑफ एक्सपेंशन भी आते हैं। जो पीरियड ऑफ एक्सपेंशन होते हैं हम लोग उसे नॉर्मली कहते हैं बिजनेस अप साइकिल। रियल एस्टेट में 1.5 साल पहले बिजनेस अप साइकिल स्टार्ट हो गया था। 6 महीने पहले हमने देखा है ऑटो इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर जो काफ़ी ट्रबल में चल रहा था, बिजनेस अप साइकिल स्टार्ट हो गया है। ये हो गया एक टिपिकल बिजनेस अप साइकिल। हम दूसरा भी एक बिजनेस अप साइकिल देखते हैं कि कंपनीज में कोई कॉन्ट्रैक्शन पीरियड आया ही नहीं, सेगमेंट में, सेक्टर में कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन आया ही नहीं, बट उस पर्टिकुलर सेगमेंट में, सेक्टर में एक बिजनेस एक्सेलरेशन हो रहा है, ग्रोथ आ रही है फास्टर वे में। ये सारे कंपनीज हो गए, जैसे आपकी केमिकल कंपनीज, API मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, टेक्सटाइल कंपनीज हो गई, आपकी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कंपनीज, इंजीनियर प्रोडक्ट कंपनीज वगैरह। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का पुश काफ़ी आ रहा है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम, आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, और ये जो भी बात कर रहे हैं चाइना +1 स्ट्रेटजी, यूरोप +1 स्ट्रेटजी। ये इंडियन इंडस्ट्री, ऐसे सर्टन इंडियन इंडस्ट्री है जहाँ पे उनके पास कैपेबिलिटी पहले से थी, पोटेंशियल थी उनके पास, उनको खाली अपना बिजनेस को स्केल अप करना है सो दैट हम ग्लोबल बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके, वी कैन बिकम अ ग्लोबल सप्लाई पार्टनर टू द वर्ल्ड राइट नाउ। तो ये सेकंड पूरा जो स्ट्रेटजी है वो बिजनेस अप साइकिल के लिए जा रहा है जी हमारा। तो ये दोनों स्ट्रेटजी को कॉम्बिनेशन रख के आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, सो कैसा आपको देखने को मिल रहा है, जैसे कुछ एक न्यू एज कंपनीज अभी पिछले कुछ दिनों में आई बट इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई, राइट उन्हें भी एक अप साइकिल मिल रहा था बट मिलते मिलते छूट गया, और वैल्यूएशंस जो है वो ऑब्वियसली काफ़ी चेंज हो गए, तो उसके बारे में आपका क्या? राइट, मैं बता देता हूँ एक थॉट प्रोसेस जो एज अ स्ट्रेटेजी, एज अ फंड मैनेजर जो हमने एक फिलॉसफी भी रखी है जो हमारे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वी आर वेरी क्लियर कि भाई हमें उन्हीं कंपनीज में पैसा डालना है जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पॉजिटिव रहे, कैश फ्लो उनका पॉजिटिव होना चाहिए। वी डोंट वांट कि कोई भी कंपनी अपना पैसा बर्न करके वो बिजनेस कर रही है। जैसे आज काफ़ी सारे न्यू एज इकोनॉमी स्टार्टअप वाली कंपनीज लिस्टिंग में आए हैं, जैसे पेटीएम आया, लॉस मेकिंग है अभी भी, जोमेटो आया राइट नाउ, इवन लेट्स से नाइका है, दे आर मेकिंग स्टिल स्मॉल प्रॉफिट, बट जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, वी आर राइट नाउ नॉट कंफर्टेबल।
वी आर नॉट सेइंग कि वो लोग आगे चल के ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, दे माइट बी सक्सीडिंग, बिकॉज ये दीज आर लाइक अ प्राइवेट इक्विटी प्ले। जो भी नया बिजनेस होता है, स्टार्टअप होता है, उसमें इनिशियली आपको पैसा डंप करना पड़ता है, पैसा लूज करना पड़ता है, एंड आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट अल्टीमेट यू कैन बी अ विनर। बट होता क्या है, 10 लोग आते हैं, उसमें से 2 विनर होते हैं, 8 लोग कोलैप्स हो जाते हैं। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एंड जब हम इन्वेस्टरों का पैसा मैनेज कर रहे हैं, तो हमने हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर रखा है कि जो भी कंपनी प्रॉफिट बना रही है, जिसका कैश फ्लो पॉजिटिव है, उसी में पार्टिसिपेट करना है। एक एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि अगर आज मुझे ई कॉमर्स में पार्टिसिपेट अगर समझो करना ही है, तो हो सकता है आज समझो टाटा कंज्यूमर है, मेरे भले हमारे पोर्टफोलियो में आज नहीं है वो कंपनी के पोर्टफोलियो के अंदर, बट टाटा कंज्यूमर इज नाउ अ ओनर ऑफ बिग बास्केट, और टाटा नियो करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहा है। तो ई कॉमर्स में ही इज एंटरिंग, इट्स अ नोन कंपनी जो पैसा बना रही है, कैश फ्लो भी उसका पॉजिटिव है, एंड वो जा रहा है उसके अंदर। तो एटलीस्ट चलो हमें पता है कि नोन कंपनी अवेलेबल है। रिलायंस भी ग्रुप है, जो रिलायंस रिटेल, थ्रू रिलायंस आई कैन गेट बेनिफिट ऑफ रिलायंस जियो फाइबर का भी बेनिफिट मिल सकता है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी का बेनिफिट मिल रहा है रिन्यूएबल्स के अंदर, एंड दे आर ऑल्सो इनटू दिस रिलायंस रिटेल पूरा। तो तीनों सेगमेंट का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। तो रैदर देन गोइंग फॉर अ कंप्लीटली न्यू स्टार्टअप, वी हैव सम गुड ओल्ड एग्जिस्टिंग कंपनी जो अपने बिजनेस को चेंज करना चाह रहे हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। दैट इज द की टू सक्सेस। आप अपने आप को चेंज करो विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, यू विल सक्सीड, यू विल ग्रो अलॉन्ग विद द मार्केट। राइट। नहीं, बहुत अच्छी बात बोली आपने। एक डिस्क्लेमर यहाँ देना चाहूँगा बिफोर वी कंक्लूड द शो कि किसी भी स्टॉक्स का नाम हम लोगों ने लिया है चर्चा के दौरान में, ये एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि एजुकेशन पर्पस के तौर पे लिया है। सो आप अगर इन ऐसे कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से बात करें पहले, उसके बाद इन्वेस्ट करें। सो मयूर जी, थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे आए, और हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपके थॉट प्रोसेस पहुँचे। और यूट्यूब एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत सारे निवेशकों को लगातार ये एजुकेशन मिलती है और लगातार वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं। सो आई एम हैप्पी टू सी द वे थिंग्स आर शेपिंग अप इन इंडिया, एंड ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि हमें आप ज़्यादा से ज़्यादा निवेशकों तक पहुंचा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने अपना समय निकाला और आप यहाँ से हमें। यस, थैंक यू विकास जी, एंड धन्यवाद फॉर अगेन कॉलिंग मी फॉर दिस पर्टिकुलर शो। आई होप डेफिनेटली इट वुड बी अ गुड शो कि आपके इन्वेस्टरों को भी डेफिनेटट कुछ अच्छी नॉलेज मिले, एंड आपके माध्यम से देन यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब ओवर। थैंक यू। नहीं तो क्रेडिट गोज टू माय टीम मेंबर। सो हर एक टीम मेंबर इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत हम लोग काफ़ी पैशनेटली सारे टीम मेंबर, बिकॉज हमारा भी स्टार्टअप है, सो काफ़ी पैशनेटली सभी लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और हमारा सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि इन्वेस्टर फर्स्ट। सबसे पहले हमने कि हम जब इसको कंपनी को फॉर्म कर रहे थे तो हमने सोचा कि सबसे पहले हमारी जो मोरल ड्यूटी है वो इन्वेस्टर को मदद करना, उसे उसके इंटरेस्ट को समझना और अपना इंटरेस्ट उसके साथ अलाइन करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, विल कंक्लूड द शो हियर। थैंक यू।